स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल। नमस्कार, मैं हूं आशीष। आप लोगों का स्वागत है टू स्टडी IQ IAS। आप आज देख रहे हैं कि क्या बर्मा भारत का पार्ट होता तो शायद बात कुछ और होती। जी हाँ, बहुत लोगों को शायद ये याद भी नहीं है कि बर्मा भारत का पार्ट हुआ करता था और शायद भारत और बर्मा का इतिहास 100 साल तक साथ साथ चला, फ्रॉम 1824 till 1947 or even till let's say 1937. बर्मा वॉज अ पार्ट ऑफ इंडिया। हमारे देश के आज़ाद होने से 10 साल पहले बर्मा को भारत से अलग कर दिया गया। और ये कहानी जो है जॉर्ज द सिक्स्थ लिख रहे थे 1 अप्रैल 1937 को। वो ये बात बता रहे थे हम सबको कि बर्मा को अब हम देश से अलग कर रहे हैं, इंडियन एम्पायर से अलग कर रहे हैं। ये बात आपस में अपने आप में भारतीयों के लिए काफ़ी उदास करने वाली बात थी और साथ ही साथ बर्मीज लोगों के लिए एक नई कहानी की शुरुआत थी। The idea was to have an independent Burmese kingdom, independent of India, because Indian stamp was overwhelming on Burma. भारत के प्रभाव के आगे बर्मा काफ़ी झुका रहता था और यही आज भी हम सोचते हैं। काफ़ी सारे भारतीयों के जहन में बर्मा का नाम अब भारत से जोड़कर नहीं देखा जाता है, म्यांमार का नाम भारत से जोड़कर नहीं देखा जाता है, लेकिन सिविलाइजेशनल तौर पर, सैद्धांतिक तौर पर, इवन हिस्टोरिकल तौर पर, इवन इन एंशिएंट टाइम पीरियड बर्मा भारत का एक बहुत महत्वपूर्ण अंग रहा है। स्वर्ण द्वीप या मान लीजिए स्वर्ण भूमि के नाम से भी हम एंशिएंट इंडिया में बर्मा के बहुत सारे एरियाज को मैप करते रहे हैं। बट दिस इज द स्टोरी ऑफ मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री। सो मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री के टाइम पीरियड पे बर्मा किस तरीके से अपनी ज्योग्राफी को लिख रहा है और अपनी नई हिस्ट्री को लिख रहा है, और क्या शायद बर्मा हमारे साथ रहता तो ज़्यादा सुदृढ़ या ज़्यादा होल्ड इट टुगेदर, जिसे हम कहते हैं, वॉज इट एबल टू गेट इट्स एक्ट टुगेदर, क्या ऐसा हो सकता था? आज के पेशकश की यही मेन कड़ी रहेगी। एंड व्हाट गुड डे टू डू इट ऑन 26 जनवरी, बिकॉज इसका कॉन्स्टिट्यूशन से, इसका एक गणतंत्र से काफ़ी पुराना रिश्ता रहा है। उसी गणतंत्र की महत्ता, उसी गणतंत्र की महानता, उसी गणतंत्र की ज़रूरत शायद बर्मा को थी, जो बर्मा को आज ना मिली है या म्यांमार को आज ना मिली। ये एट द एंड ऑफ द लेक्चर मैं आपको बताऊंगा। नाउ कमिंग अहेड विथ दिस डिक्लेरेशन। सो 1937 को ये डिक्लेरेशन होता है और बर्मा आज़ाद होता है। आप अपने मैप्स में देख सकते हैं कि ब्रिटिश इंडिया से डिवाइडेड होकर बर्मा जो है वो अलग हो रहा है। और ये आपस में बर्मा की हिस्ट्री में एक नया पहलू था। लेकिन बर्मा की हिस्ट्री भारत के साथ एक कैसे हुई? हाउ डज इट कम टू बी अबाउट फर्स्ट? जैसा कि मैंने आपको बताया, फॉर द फर्स्ट टाइम बर्मा बिकेम पार्ट ऑफ इंडिया फ्रॉम 1824 ऑनवर्ड। सो 1824 1826 को एंग्लो बर्मीज वॉर हो रही है और इसी वॉर के साथ साथ हम एक हो रहे हैं। लेकिन बर्मा इससे पहले इंडिया का नेबर बन रहा था। कैसे बन रहा था? बर्मीज किंगडम ने अराक्कन योमा के किंगडम्स पर हमला किया था वे बैक इन 1785। सो 1785 को जैसे ही बर्मीज किंगडम अराक्कन योमा पर आ रही थी, ब्रिटिशर्स का ये मानना था कि एक स्ट्रॉन्ग इंडिपेंडेंट मोनार्की को ब्रिटिश इंडिया के पास में नहीं रहने देना जाना चाहिए। इनफैक्ट यू नो दैट एक एक करके ब्रिटिशर्स भारत में किंगडम्स को ख़त्म कर रहे थे। बाय 1818 वो मराठाओं को ख़त्म कर चुके थे, वो इससे पहले अफगानियों को या मैसूर को या इवन अवध को, ऐसे बहुत सारे प्रांतों को वो ख़त्म कर चुके थे। यानी कि एक प्रकार से किंगडम्स को वो हटा रहे थे। इन सब की कड़ी में हम कहीं ना कहीं बर्मीज किंगडम को छोड़ देते हैं या बर्मीज किंगडम को भूल जाते हैं। लेकिन बर्मा चूंकि आसाम के पास आ चुका था, बर्मीज किंगडम अराक्कन योमा को कैप्चर कर रही थी, तो उसे कैप्चर करना बहुत ज़रूरी था। तो 1824 में ब्रिटिशर्स बर्मा को कैप्चर करते हैं, बर्मीज किंगडम को कैप्चर करते हैं, बिकॉज वो आसाम के ऊपर भी चढ़ाई कर रहे थे। और इसके बाद दो वॉर्स और होती हैं 1852 और 1885 में। सो a concerted 3 times war, 1824, 1852, 1885। पहले साउथ से लेके नॉर्थ के बर्मा तक, म्यांमार तक कैप्चर किया गया। यहाँ पर मैं थोड़ा सा मैप आपको दिखाने की कोशिश करूँगा, अगर आप यहाँ पर ध्यान दें एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम। सो तेनासरिम से लेकर पेगू एंड अराक्कन योमा, तो सबसे पहले ये पार्ट जो आप अराक्कन योमा का देख रहे हैं उस पर कैप्चर किया गया।
और उसके बाद बर्मा का जो ये मेन क्षेत्र है, जो बड़ा वाला पार्ट है म्यांमार का, वो, और फिर ये लगता था हमारे असम के टेरिटरी से। यू कैन जस्ट सी असम आउट देयर। बेसिकली जो हमारे आज के नॉर्थ ईस्टर्न क्षेत्र हैं, स्टार्टिंग फ्रॉम अरुणाचल, बट द मेजर पार्ट्स विथ लाइन अप विथ म्यांमार, सो दैट इज मिजोरम, नागालैंड, मणिपुर, these states had a big stake with Burma and Britishers didn't want कि बर्मा जो है उनके हाथ पे ना रहे। दूसरी सबसे इंपॉर्टेंट रीज़न ये थी बर्मा को कैप्चर करने की कि आप ठीक से यहाँ से अगर देख पा रहे हैं, ऑल्दो दिस इज़ नॉट अप टू स्केल, ये एक बहुत पुराना मैप है जो ब्रिटिशर्स के टाइम पीरियड पर बना हुआ है, लेकिन अगर आप यहाँ पर देखें, अंडमान निकोबार से अराकन योमा आइलैंड्स जो हैं वो कनेक्टेड हैं। दीज आर द सेम जोग्राफिकल फॉर्मेशंस। सो अंडमान निकोबार आइलैंड, the Arakan Yomas and the Rangoon port, the Sitwe port, the Rangoon port, जो यहाँ पर ठीक बर्मा से एंड होता है और बे ऑफ बंगाल में खुलता है, ये पूरे के पूरे साउथ ईस्ट एशिया को देखने का और कैप्चर करने का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पोर्ट हुआ करता था। इसी के थ्रू ब्रिटिशर्स जो हैं, जापानीज पर भी हमला बोल सकते हैं, इसी रंगून के थ्रू ही, रंगून वॉज अ वेरी इंपॉर्टेंट आउटपोस्ट थ्रू विच द होल ऑफ साउथ ईस्ट एशिया वॉज कैप्चर्ड बाय अदर यूरोपियन पावर्स। For example, Vietnam was captured by France with the help of Britishers from Rangoon। तो ऐसा नहीं था कि रंगून सिर्फ और सिर्फ बर्मा को कैप्चर करने के लिए यूज किया जाता था, वो ब्रिटिशर्स द्वारा पूरे के पूरे साउथ ईस्ट एशिया को भी कैप्चर करने के लिए यूज किया जाता था। एंड दिस वाज वन ऑफ द मोस्ट फैसिनेटिंग यूज दैट दे वर हैविंग विद बर्मा। बट दिस वाज नॉट जस्ट इट, बर्मा की स्टोरी सिर्फ इतनी नहीं है। एक किताब थी जॉर्ज ऑरवेल की, ठीक है, आप यहाँ पर देख रहे हैं जॉर्ज ऑरवेल को, जो 1922 से 1927 तक इंपीरियल इंडियन पुलिस सर्विसेज के पार्ट रहे, जो आप आज कहते हैं एज आईपीएस जॉब, राइट, इंडियन पुलिस सर्विसेज। बट ये इंपीरियल सर्विसेज के, इंपीरियल पुलिस सर्विस के, इंपीरियल इंडियन पुलिस सर्विस के पार्ट हुआ करते थे। जॉर्ज ऑरवेल ने एक किताब लिखी बर्मीज डेज, जो काफ़ी फेमस हुई और बाद में ये बहुत बड़े लेखक भी बने। जॉर्ज ऑरवेल अपनी किताब में भारत और बर्मा दोनों के बीच की संबंध को, दोनों के बीच के रिलेशंस को बहुत अच्छे से बताते थे, और उसी रिलेशंस के बेसिस पे हमने आपको थोड़ी कहानी बताने की कोशिश की है। बात ये थी कि लेबर मूवमेंट्स भारत और बर्मा के बीच में अक्सर हुआ करते थे, और इनफैक्ट लेबर्स इंडिया से बहुत ज़्यादा जाया करते थे बर्मा में फॉर प्लांटेशन। Plantation of what? We used to import Burmese teak and rice a lot. So बर्मा से राइस और टीक भारत में सबसे ज़्यादा इंपोर्ट हुआ करता था। इनफैक्ट ब्रिटिशर्स ने जितनी भी मॉन्यूमेंट्स बनाई, चाहे वो कलकत्ता में विक्टोरिया मेमोरियल हो, या भारत में या इंडिया में पर्टिकुलरली दिल्ली में राष्ट्रपति भवन हो, या बॉम्बे में प्रिंस ऑफ वेल्स म्यूजियम हो, या इवन हैदराबाद में या मद्रास में भी जितने मद्रास प्रेसिडेंसीज के मॉन्यूमेंट्स हों, बाकी सब जगह पर जहाँ पर भी बॉल रूम्स हुआ करते थे, जहाँ पर ब्रिटिशर्स अपनी पार्टीज़ किया करते थे, वहाँ पर सिर्फ और सिर्फ बर्मीज टीक लगा करता था। आज भी वाइस रीगल लॉजेस में, चाहे वो दिल्ली यूनिवर्सिटी का वाइस रीगल लॉज हो या इंडिया की राष्ट्रपति भवन हो, वहाँ पर आज भी बॉल रूम्स में बर्मीज टीक लगा रहता है। सो बर्मा के टीक का अपना ही महत्व था ब्रिटिशर्स आर्किटेक्चर में, लेकिन साथ ही साथ बर्मा की राइस भारत को हमेशा, बर्मा के चावल उत्पाद भारत को हमेशा फेमाइन से बचाती थी। इनफैक्ट जब भी बंगाल में या उत्तर प्रदेश में, यूनाइटेड प्रोविंस में फेमीन हुआ, ड्रॉट हुआ, तो हमेशा बर्मीज राइस ने कहीं ना कहीं भारत और भारत के रह रहे उस समय के लोगों की जान बचाई है। हम एक्सपोर्ट क्या करते थे बर्मा में? कोल, और कोल के साथ साथ कभी कभार कोक या एनर्जी, सो एनर्जी प्रोडक्ट्स के लिए बर्मा हम पर डिपेंड करते थे, और लेबरर्स के लिए भी। नाउ रंगून को जेल की तरह भी यूज़ किया जाता था और पोर्ट की तरह भी। मैंने आपको रंगून के पोर्ट की इंपॉर्टेंस बताई, बट रंगून को जेल भी यूज़ किया जाता था। आप जानते हैं कि बहादुर शाह जफर को भी रंगून भेजा गया, मांडले जेल में बाल गंगाधर तिलक को भी भेजा गया, लोकमान्य तिलक को भी भेजा गया, और वीर सावरकर को अगर मैं बाय एन एक्सटेंशन कहूँ, सो इवन अंडमान वॉज यूज्ड एज अ जेलिंग, सो काला पानी की जो सज़ा होती थी या पोर्ट्स के थ्रू वो ले जाते थे कलकत्ता से रंगून एक्सेट्रा, दैट वॉज यूज्ड ऑल्सो एज एन एंटीडोट टू नेशनलिज्म। सो बर्मा में जो नेशनलिस्ट लीडर्स हैं उनको भेज दो ताकि वो मेन एरिया से दूर रहें, एट द सेम पॉइंट ऑफ टाइम रंगून को साउथ ईस्ट एशिया को कैप्चर करने के लिए लगा दो। सो ये रहा बर्मीज टीक, और ये रहा इंपॉर्टेंट पोर्ट ऑफ रंगून, जो एक तरीके से दोनों काम किया करता था।
ठीक है, वन वॉज टू कंट्रोल साउथ ईस्ट एशिया एंड द अदर वॉज टू कंट्रोल इंडियन नेशनलिस्ट्स, particularly to be used as jail and particularly to be putting Indians out of the main nation or the mainland. हालांकि ये बर्मा का कैरेक्टर पूरा था नहीं, बर्मा इससे ज़्यादा था। क्या था ज़्यादा वो हम दिखाएंगे, और डिवीजन की हिस्ट्री क्या थी कि बर्मा भारत से विभाजन चाहता क्यों था वो भी हम दिखाएंगे। बट बिफोर आई कम टू दैट, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू टू नो, पर्टिकुलरली स्टूडेंट्स जो यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं और जो चाहते हैं कि प्रीलिम्स से लेकर इंटरव्यू तीनों स्टेज वो काफ़ी स्मूथली एंड विथ कॉन्फिडेंस पास करें। सो वी हैव व्हाट यू कॉल एज P2I बैचेस, द जीएस फाउंडेशनल बैचेस। नाउ प्रीलिम्स टू इंटरव्यू बैचेस के बारे में आपने बहुत जगह सुना भी है, जाना भी है। मैं वापस एक बार रीटरेट करता हूं कि ये आपके मेंस रेजिडेंशियल प्रोग्राम्स का पार्ट है, यानी कि आप प्रीलिम्स की तैयारी हमारे साथ तो ऑनलाइन मोड में करते ही करते हैं, लेकिन साथ साथ आप मेंस की तैयारी, जब आप प्रीलिम्स पास करते हैं तो मेंस की तैयारी हमारे साथ ऑफलाइन मोड पे भी करते हैं। एंड नॉट जस्ट दैट, वी ऑल्सो ट्रेन यू फॉर द इंटरव्यू, सो दैट all of that in the same price that you get, provided you use the code ASHLive. जैसे ही आप कोड यूज करेंगे ASHLive, then only you will get that desired discount, otherwise you will be left out to pay more. So please don't do that. use the code ASHLive. In fact बहुत सारे students ये भी चाहते हैं कि सर हम फाउंडेशन के साथ ऑप्शनल भी ज्वाइन करें। For that also we have mixed batches, and that also we have mixed clues as well as discount codes. For all of the discounts you should use the code ASHLive. जैसे ही आप faculty code use करते हैं, you get the maximum benefit which is out there, right? The batches are starting from 30th of January, this 30th of January, and the codes are live till 27th. So ये हमारी special sale है 26th December की, यानी माफ करिएगा 26th January की, that is Republic Day special sales. After 27th ये प्राइजेस बढ़ जाएंगे एंड एट अराउंड 24,000 यू विल गेट द सेम बेनिफिट। सो आप उसके लिए क्यों वेट करें, प्लीज यूज द कोड ASHLive. Make it sure that your idea to clear prelims to interview is very smooth. At the same point of time, classes which are based on discussions, that is what we encourage. मेरे साथ आप हिस्ट्री पढ़ेंगे और पर्टिकुलरली मैं कोशिश करता हूँ कि मेरी क्लास में ज़्यादा से ज़्यादा डिस्कशन हो, ताकि सिर्फ एक फैक्ट बेस्ड तरीके से क्लास ना चले, बल्कि डेलिबरेटिव डिस्कशंस, क्रिटिसाइजेशंस, उसके साथ साथ डेलिबरेशंस के ऊपर बहुत ज़्यादा ध्यान हो। इसी से आप समझते भी हैं, याद भी करते हैं, और फिर एग्जाम्स में भी आपको ये लिखने के लिए काम आता है। मोर अबाउट दैट, in fact more about the prelim series I will tell you, but let us come back to Burma. So Burma की बात कि डिवीजन हुआ तो डिवीजन हुआ क्यों? डिवीजन की स्टोरी एक्चुअली साइमन कमीशन से शुरू होती है। इंडिया की स्टैट्यूटरी कमीशन आ रही थी 1927 में। आप सब साइमन कमीशन को याद रखते हैं और जानते भी हैं। साइमन के बारे में कहा जाता था साइमन गो बैक, राइट? तो साइमन कमीशन 7 मेंबर कमीशन हुआ करती थी, और इसमें सबसे पहले बर्मा की तरफ से मेमोरेंडम पेश किया गया कि सर हमें भारत से अलग कर दीजिए, विभाजित कर दीजिए। और ये मेमोरेंडम पेश करने वाले म्यांमार के एक सीनेटर हुआ करते थे, और उन्होंने ये कहा कि बर्मीज आर एज डिस्टिंक्ट फ्रॉम इंडियंस एज इन रेस एंड लैंग्वेज एज दे आर फ्रॉम ब्रिटिशर्स। यानी कि जितने इंडियंस ब्रिटिशर्स से अलग हैं, उतने ही बर्मीज भी इंडियन से अलग हैं इन द टर्म्स ऑफ रेस, यानी कि नस्ल के तौर पर, और लैंग्वेज के तौर पर, यानी कि भाषा के तौर पर। और ये चीज़ उन्होंने सबमिट की क्लेमेंट एटली को। क्लेमेंट एटली भी साइमन कमीशन के एक मेंबर हुआ करते थे, और एटली ने ये संज्ञान अपने अंदर लिया, और ये संज्ञान लेकर ब्रिटिश सरकार को पेश किया। दूसरा इक्वेशन था पॉपुलेशन का, यानी कि बर्मा सबसे पहले भाषा और नस्ल के वजह से अलग होना चाहता था, और दूसरा एक पॉपुलेशन इक्वेशन की वजह से अलग होना चाहता था। आप बर्मा की अगेन मैप को देख रहे होंगे। बंगाल जो बर्मा से सटा हुआ प्रोविंस था, हमारा बंगाल प्रोविंस, उसकी पॉपुलेशन हुआ करती थी 78 मिलियन ड्यूरिंग द टाइम पीरियड ऑफ 1920s। हालांकि ये पॉपुलेशन बंगाल के विभाजन के टाइम पर भी बताई जा रही थी, तो आप +-5 बिलियन मान सकते हैं, लेकिन 78 मिलियन वॉज द मीन पॉपुलेशन ऑफ बंगाल प्रोविंस। भारत की पॉपुलेशन फिर क्या हुई होगी? इमेजिन 247 मिलियन। और बर्मा की क्या हो सकती है? अगर मैं आपको गेस करने के लिए भी कहूं तो भी शायद आप इस आंकड़े पर नहीं पहुंच पाएंगे जो एक्चुअल पॉपुलेशन थी। टेक योर टाइम टू गेस, बट आई एम टेलिंग यू the actual population was around 13 million itself.
सो बर्मा की पॉपुलेशन भारत के पॉपुलेशन और भारत के एक छोटे प्रोविंस, हालांकि बंगाल एक छोटा प्रोविंस नहीं है, लेकिन भारत के एक प्रोविंस के बराबर भी नहीं थी। भारत का एक प्रोविंस यानी कि बंगाल का प्रोविंस उससे कई गुना ज़्यादा था। अब बर्मा इस बात से काफ़ी भयभीत रहता था, डरा हुआ रहता था। एंड इनफैक्ट आउट ऑफ दिस 13 मिलियन एटलीस्ट 11 मिलियन वर बुद्धिस्ट पॉपुलेशन। तो ज़्यादा से ज़्यादा बुद्धिस्ट पॉपुलेशन थी और 2 मिलियंस जो हैं वो बाकी के दूसरे माइनॉरिटीज़ पॉपुलेशन हुआ करते थे। तो 3 रीज़न आपके सामने हैं, द क्वेश्चन ऑफ रेस, द क्वेश्चन ऑफ एथनिसिटी, द क्वेश्चन ऑफ लैंग्वेज एंड द क्वेश्चन ऑफ पॉपुलेशन। कि पॉपुलेशन के हिसाब से बर्मा बहुत छोटा है, देश बहुत बड़ा है और शायद ये हमें सूट नहीं कर रहा एक दूसरे के साथ रहने के लिए। The other thing was there that creation of Burma started with this context itself. यानी कि जब ब्रिटिशर्स को ये संज्ञान सौंपा गया, साइमन कमीशन 1927 में आ रही थी और उसके बाद 1935 एक्ट आने ही वाला था। एक्चुअली इट वाज 1935 एक्ट जो ये कह रहा था कि बर्मा अब भारत से अलग होगा, लेकिन उसके पहले ब्रिटिशर्स ने कहा कि एक वोटिंग करा ली जाए। बर्मा में वोटिंग भी होती है एंड यू नो व्हाट, मेजॉरिटी ऑफ द पीपल वन अगेंस्ट इट। वोटिंग में ये आया कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग भारत में रहना पसंद करते हैं। फिर भी वहाँ पर 2 लीग्स हुआ करते थे, एक एंटी पार्टीशन लीग और एक पार्टीशन लीग। तो एंटी पार्टीशन लीग को ज़्यादा वोट्स मिले, अराउंड 37 सीट्स मिले और पार्टीशन लीग को 27। ब्रिटिशर्स को ये लग रहा था दैट बर्मीज डोंट नो देयर माइंड, उन्हें खुद नहीं पता कि बर्मीज चाहते क्या हैं। बट एनीवेज दिस हैपेंड एंड दे डिसाइडेड दैट फाइन, ग्रेजुअली वी विल सेपरेट बर्मा फ्रॉम इंडिया। हम सेपरेट करेंगे तो करेंगे। बात आ गई माइनॉरिटीज की, तो करेंस, कचिन्स, शांस, रोहिंग्यास और कुछ बंगाली हिंदूज, ये कुछ माइनॉरिटीज थे जो म्यांमार या बर्मा में रहा करते थे। और अब बात आ गई थी माइनॉरिटीज की कि क्या बर्मा में सिर्फ बर्मीज रहेंगे जो बुद्धिस्ट रिलीजन को फॉलो करते हैं, या ये माइनॉरिटीज का भी देश बनेगा जो उनके दूसरे स्मॉलर पार्ट ऑफ सेक्शन ऑफ सोसाइटी हैं। क्या बर्मा उनको हक देगा या नहीं देगा? आप यहां पर देख रहे हैं बेसिकली एंटी माइनॉरिटीज प्लैंक के ऊपर खड़ा हो रहा बर्मा। तो बर्मा का क्रिएशन फाइनली बना एंटी पार्टीशन या मान लीजिए एंटी माइनॉरिटी प्लैंक के ऊपर कि माइनॉरिटीज को देश से हटाओ। मेरे ठीक ऊपर आप देख रहे हैं आंग सान को। आंग सान ठीक वही हैं जो आंग सान सू की के फादर हैं। आंग सान सू की आज के म्यांमार की, आज के बर्मा की सबसे टॉलेस्ट डेमोक्रेटिक लीडर हैं जो जेल के अंदर है। म्यांमार में या बर्मा में आज डिक्टेटरशिप है और ये डिक्टेटरशिप की शुरुआत शायद इन्हीं कुछ दिनों से हो रही है। सो बेसिकली मैं अपने सवाल पर वापस आ रहा था कि क्या बर्मा भारत से अलग हुआ तो वो सही था या गलत, राइट? आंग सान बर्मीज मिलिट्री के एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट थे और साथ ही साथ वो डेमोक्रेसी में भी बिहेव करते थे। लेकिन उनका ठीक 10 साल बाद, बर्मा के आज़ाद होने के 10 साल बाद, भारत से आज़ाद होने के 10 साल बाद उनका मर्डर कर दिया गया। और आप देखेंगे कि बर्मा में भी बहुत सारे चेंजेस हुए। क्या बर्मा सक्सीड किया? वॉज बर्मा एबल टू ट्रांजिशन इनटू एन इंडिपेंडेंट नेशन स्टेट, जैसे कि इंडिया 1947 में ट्रांजिशन करता है एक डेमोक्रेटिक रिपब्लिक स्टेट में? क्या बर्मा उस हिसाब से ट्रांजिशन कर रहा था कि नहीं, ये हमें देखना है। 1937 के बाद बर्मा आज़ाद तो ज़रूर होता है, लेकिन 1962 में एक मिलिट्री डिक्टेटरशिप आती है अंडर जनरल नी विन, जिनकी तस्वीर आप यहाँ पर मेरे ऊपर देख रहे हैं। जनरल नी विन के बाद आंग सान की मर्डर भी हो जाती है 1947 में। एट द सेम पॉइंट ऑफ टाइम डेमोक्रेसी मेंट नथिंग इन म्यांमार। इनफैक्ट बहुत बार मिलिट्री कूज हुए हैं, बहुत बार मिलिट्री डिक्टेटरशिप आई है। ऐसा भी हुआ है कि डेमोक्रेसी भी आई है, डेमोक्रेटिक वेव्स भी आई हैं, लेकिन बार बार डेमोक्रेसी या डेमोक्रेटिक वेव्स को दबा दिया गया है म्यांमार में। डेमोक्रेसी मीन्स वेरी लिटिल देयर। इनफैक्ट आंग सान सू की काफ़ी दिनों तक जेल में रही। जब वो जेल से बाहर आई तो उन्हें इलेक्शन लड़ने का मौका भी मिला, उनकी पार्टी ने इलेक्शन जीता भी, बट बिकॉज शी वॉज मैरिड टू अ ब्रिटिश सिटीजन शी वॉज नॉट इवन अलाउड टू बिकम द प्राइम मिनिस्टर। शी was never the prime minister of Burma or even the president. She happened to be just the foreign minister और उसके बाद में भी मिलिट्री कू हुआ और उन्हें हटा दिया गया। इतना ही नहीं, आज बर्मा की सबसे बड़ी मुसीबत उनकी माइनॉरिटीज़ है। सो रोहिंग्यास की जो इशू है,
हम इतिहास को भूल जाते हैं कभी कभार। रोहिंग्यास की इशू शुरू होती है बर्मा के रखाइन स्टेट से। वहाँ से सबसे ज़्यादा रोहिंग्यास उठकर बांग्लादेश और इंडिया की तरफ आ रहे थे, बिकॉज वहाँ के लोकल बुद्धिस्ट्स इनके ऊपर एथनिक एक प्रकार से क्राइम हो रहा था, वहाँ से उन्हें हटाया जा रहा था। द रोहिंग्यास वर ऑल्सो accused of having a lot of communal clashes with the local population। तो वहाँ की जो लोकल बुद्धिस्ट पॉपुलेशन थी उनके साथ लोकल कम्युनल क्लैशेस की वजह से इन्हें वहाँ से निकाला जा रहा था। और रोहिंग्यास के निकलने की वजह से म्यांमार के पड़ोसी देश जैसे कि भारत और बांग्लादेश, ये दोनों इन रोहिंग्यास मुसलमानों को या रोहिंग्यास के पॉपुलेशन को अपने अंदर रखने में मजबूर भी हुए और एक रेफ्यूजी क्राइसिस को भी झेल रहे थे। आज भी भारत में बहुत सारे रोहिंग्यास हैं, विस्थापित रूप से यहाँ पर रेफ्यूजी कार्ड्स लेकर रह रहे हैं। नॉट जस्ट दैट, देयर आर एटलीस्ट 15 आर्म्ड मिलिट्री ग्रुप्स और मिलिटेंट ग्रुप्स विच आर ग्रोइंग ऑल ओवर अलॉन्ग म्यांमार। आप दो मैप्स देख रहे होंगे एंड इन बोथ ऑफ दीज मैप्स इट टेल्स यू, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर आप देख रहे होंगे रखाइन स्टेट। रखाइन स्टेट हमारे ठीक बॉर्डर करता है मिजोरम से और नागालैंड से। And this has created a whole set of problem for us from the time period of 1990 से लेके 2014 तक। सो वहाँ पर पर्टिकुलरली नागालैंड में हमारे जो नागा सेपरेटिस्ट ग्रुप हुआ करते थे वो म्यांमार का यूज़ किया करते थे। और NSCIN, इसक मूविया ग्रुप्स, NSCN ग्रुप्स जो नागालैंड के सेपरेटिस्ट ग्रुप्स थे, उन्होंने भी रखाइन स्टेट को काफ़ी यूज़ किया इन ऑर्डर टू स्प्रेड वेव ऑफ सेपरेटिज्म। हालांकि 2014-15 में मोदी गवर्नमेंट आने के बाद एक नागा अकॉर्ड भी साइन होता है। हालांकि नागा अकॉर्ड अभी तक पब्लिसाइज नहीं किया गया है, आउट नहीं हुआ है, बट फिर भी अभी तक ज़्यादातर शांति वहाँ पे बहाल है। लेकिन इसके बावजूद जो आप दूसरे ग्रुप्स देख सकते हैं, फॉर एग्जांपल कचिन स्टेट ऊपर आप देख रहे हैं, या यहाँ पर आप देख रहे हैं शान्स के साथ। सो शान्स हो गए, कचिन्स हो गए, करेन्स हो गए, रोहिंग्यास हो गए, और इनके जैसे छोटे मोटे और 15 मिलिटेंट ग्रुप्स आज म्यांमार को चारों तरफ से घेरे हुए हैं। सो द मिलिटेंट माइनॉरिटी क्वेश्चन इज व्हाट इज हैंगिंग इन बैलेंस इन म्यांमार। ये तभी होता है जब मेजॉरिटेरियनिज्म की वेव आती है, यानी कि भारत का कॉन्स्टिट्यूशन अगर आप देखें तो सारे धर्मों को, सारे पंथों को, चाहे वो ट्राइबल्स हों, चाहे वो शेड्यूल्ड कास्ट हो, इन सब को महत्व देता है, जगह देता है, कॉन्स्टिट्यूशन में पार्टिसिपेट करने की, इलेक्शंस में पार्टिसिपेट करने की, पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशंस में पार्टिसिपेट करने की सहूलियत दे रहा है। लेकिन ये चीज़ शायद म्यांमार नहीं दे पा रहा था। इसीलिए दोस्तों आज का दिन हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। 26 जनवरी इज़ द डे दैट वी बिकम रिपब्लिक। दैट मीन्स हम कॉन्स्टिट्यूशन को अडॉप्ट कर रहे थे, हम एक रिपब्लिक बन रहे थे। हम स्वयं प्रभु तो थे ही, लेकिन स्वयं प्रभु के साथ, सॉवरेनिटी के साथ लोकशाही हो, लोगों का राज्य हो, और वो राज्य कॉन्स्टिट्यूशन से चले, इसकी एक शपथ ले रहे थे। ये शपथ शायद बर्मा ने नहीं ली, और इसलिए मैंने कहा कि क्या बर्मा भारत से अलग होकर कोई गलती कर रहा था, या भारत की उस ट्रेडिशन को फॉलो नहीं कर पा रहा था जो उसे करना चाहिए था। आज इंडिया एक सॉवरेन इंडिपेंडेंट रिपब्लिकन नेशन है, बट म्यांमार नहीं है, बर्मा नहीं है। With that, I end my presentation. I hope you liked it. I would also like you to remember that we also have a special course just for people who are preparing for prelims. तो आप सिर्फ अगर prelims के लिए तैयारी कर रहे हैं तो हमारी batches 5th of February से शुरू हो रही हैं, जो लगभग आपको 3 महीने के अंदर, 2.5 महीने के अंदर prelims के लिए तैयार करती है, which is called as SIP batch, Success in Prelims batch. Use the code ASHLIVE again to join the course, to join the nature of the course. Make sure that you find your success in prelims, and that is why it is called Success in Prelims SIP. अगर आपको SIP के साथ P2I बैचेस भी ज्वाइन करने हैं, उसके लिए भी आप ASHLIVE कोड यूज़ करें। और इफ़ यू हैव एनी अदर डाउट, इसके अलावा आपके पास और कोई डाउट हो, कोर्सेज कैसे ज्वाइन करने हैं, या साथ ही साथ इन प्रेजेंटेशंस के ऊपर आपके कुछ क्वेश्चंस या सुझाव हो, तो आप मेरे टेलीग्राम ID को ज़रूर सब्सक्राइब कर सकते हैं। प्लीज़ स्कैन दिस कोड UPSC हिस्ट्री शीटर्स, UPSC History with Ashish. You'll be able to directly communicate with me. You'll be able to join the group. At the same point of time, you'll be able to ask questions. I believe that classes में discussions हो तो ज़्यादा मज़ा आएगा। बर्मा की हिस्ट्री शायद हम अलग रख देते हैं इंडिया की हिस्ट्री से, लेकिन इंडिया की हिस्ट्री, सब कॉन्टिनेंट की हिस्ट्री, कोलोनियलिज्म की हिस्ट्री एकत्रित देखने में, एक लार्जर प्रोसेस को समझने में ज़्यादा मज़ा आता है।
कोशिश करूँगा और आपसे भी ये निवेदन होगा कि क्लास में ऐसे डिस्कशंस हों और क्लास से आप जुड़े, स्टडी IQ IAS से आप जुड़े और आपके एक रिपब्लिकन इंडिया में, आज़ाद देश में, स्वयं प्रभु देश में, उसके आज़ाद सिविल सर्वेंट बनने के सपने को आप पूरा करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस। जय हिंद। स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल।